तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्चार्ज के हवाले से है, क्योंकि डिस्चार्ज परवेज़ इलाही साहब को भी किया गया और एक डिस्चार्ज यास्मीन राशिद साहबा जो कि साबका वज़ीर थी सेहत की, उनको भी डिस्चार्ज किया गया। तो ये दो डिस्चार्ज थे। एक डिस्चार्ज में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्लेम किया कि देखो जी मैं बेगुनाह साबित हो गया हूँ और बाकी भी तमाम केसेस झूठे साबित होंगे। इसी तरह यास्मीन राशिद साहबा के केस में भी इमरान खान साहब जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में विदाउट कंसल्टेशन विद द लायर्स इस टीम, उन्होंने अपनी जो लायर्स की टीम है उनसे कंसल्टेशन नहीं की कि डिस्चार्ज जो है वो असल में होता क्या है। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है और ये जो है परमानेंट बरी भी हो सकता है इसमें, लेकिन ये एब्सोल्यूट इसको जो है ना वो बरी नहीं कहा जा सकता। एब्सोल्यूट बरी एक्विटल जो होती है वो और चीज़ होती है और डिस्चार्ज जो है वो और चीज़ होती है। डिस्चार्ज किसी को जब किया जाता है तो वो दोबारा भी उसको अरेस्ट भी किया जाता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, अगर कोई ऐसी क्रेडिबल एविडेंस आ जाए, और उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल भी चल सकता है, केस भी उसके खिलाफ प्रॉपर प्रोसीड हो सकता है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हुआ है, वो एक्विट नहीं हुआ। और बेसिक जो प्रिंसिपल है लॉ का वो यही कहता है कि एक जो बेगुनाह है उसको सजा ना हो, 10 जो मुजरिम है वो चाहे छूट जाए। और इसके साथ साथ जो है एक ऑफेंस में दूसरी बार सजा नहीं दी जा सकती। ये बेसिक जो रूल है वो है एक्विटल पे जो है वो अप्लाई करता है, नॉट अ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो है ये बरी कहा गया, कुछ जो है कई जगह पे बरी कहा गया, किसी जगह पर कहा गया कि देखो जी तमाम वाकया ये ऐसे हो गया, ये प्लान था। नो डाउट DW पे एक इंटरव्यू भी चल रहा है और उसमें बहुत से इंकशाफात आ रहे हैं और 4 दिन सोशल मीडिया बंद रहने की वजह से पता नहीं क्या क्या उन 4 दिनों में कौन कौन से जो चीज़ें थी वो गायब हुई और सोशल मीडिया से, और दूसरे प्रूफ जो थे वो 4 दिन तो ब्लैकआउट रहा। इसलिए डिस्चार्ज का मतलब असल में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिलीज, डिस्चार्ज और इक्विटल। एक ये होता है कि बंदे को रिलीज कर देना, एक ये होता है कि बंदे को अदालत ने डिस्चार्ज कर देना, एक ये होता है कि अदालत किसी बंदे को बरी कर दे। ये 3 चीजें मुख्तलिफ चीजें हैं, इन तीनों को हमने समझना है। बेसिकली सबसे पहले हम जो है 169 सेक्शन है CRPC का, वो पुलिस को ये इख्तियार देता है कि पुलिस अगर ये समझे कि इस मुलजम को जिसको पकड़ा है इसके खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, ग्राउंडलेस बेसलेस केस है, इसका मुलव्वस होने के इम्कानात बहुत कम है, तो पुलिस जो है वो खुद उस मुलजम को बाउंड या विदाउट श्योरिटी बाउंड उसको छोड़ सकती है। मुजाती मुचलका उसका लेकर या किसी मतलब शख्सी जमानत जिसको हम कहते हैं लेकर एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको छोड़ सकती है, चाहे वो कत्ल और डकैती या हीनियस क्राइम में क्यों ना हो। ये है जी 169 पुलिस का इख्तियार। आगे आ जाते हैं हम डिस्चार्ज की तरफ, जिसको बरी कहा गया, जिसके बारे में मैंने मुनासिब समझा कि ये टॉपिक जो है वो बड़ा ज़रूरी है और इस हवाले से सिविल और जो एडिशनल के पेपर होते हैं उनमें भी ये सवाल रिपीटली आया है पावर ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट के जो हम डिस्कस करते हैं वो हम बेसिकली 249A की जो एप्लीकेशन होती है और उसमें जो अगर एप्लीकेशन मंजूर हो जाएगा और इसी के साथ साथ अगर ट्रायल सेशन ट्रायल हो तो 265K की एप्लीकेशन देते हैं और जो है वो अगर वो मंजूर हो जाए तो उसको एक्विट हो जाता है, मुलज़म बरी हो जाता है। लेकिन ये जो डिस्चार्ज है ये क्या है, 167 के तहत जो है आई थिंक रिमांड के लिए पुलिस आती है जी उसके पास, मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पुलिस जो है वो मुलज़म को लेकर आती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, जिसके पास उसकी कॉग्निजेंस है। कॉग्निजेंस मीन कि वो खुद ट्रायल कर सकती है कोर्ट, या उसका ट्रायल देखेगी कि अगर प्राइमा फेशी केस बनता है, जब 173 का चलान आएगा तो वो देखेगी, अगर तो वो खुद उन्होंने ट्रायल करना है तो वो ट्रायल खुद करेगी, कॉग्निजेंस अगर उसके पास है। और अगर वो खुद ट्रायबल बाय सेशन है लेकिन कॉग्निजेंस उसके पास है, तो अगर प्राइमा फेशी केस बनता है तो फिर वो भेज देगी उसको सेशन कोर्ट को कि ये प्राइमा फेशी केस बनता है, इस पर जो है जनाब ट्रायल किया जाए। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस डिस्चार्ज पर। 63 की ये पावर है मजिस्ट्रेट की। पुलिस के पास, पुलिस ने मुलज़म को पेश किया, अदालत ये समझती है कि जिसमें इसको पेश किया गया है इस पे ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये मुलव्वस हो, और ये ज़बानी तौर पर उस मुलज़म का जो वकील है वो अदालत को
कोर्ट को ये बात मुतमईन कर देता है कि ये ग्राउंडलेस और बेसलेस केस है, इसमें किसी किस्म की ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है जो बाद में इसको सजा हो या ये बंदा इस केस में मुलव्वस हो या इस चीज में किसी भी तरह से इसका जो है वो नेगेटिव रोल हो, तो वो कोर्ट देखती है आया कि इसने ऑफेंस किया है या नहीं किया, क्या एविडेंस मौजूद है नहीं मौजूद। तो कोर्ट की ये पावर है कि कोर्ट उसी वक्त उसको डिस्चार्ज कर देती है। बाज औकात कोर्ट जो है वो कुछ दिन का रिमांड देने के बाद पूछती है आया कुछ आपने जो इस पे पर्चा हुआ है इस पे कोई एविडेंस कलेक्ट की है, कुछ आपने रिकवर किया है, इससे कुछ रिकवरी हुई है या कोई ऐसी एविडेंस आप लाए हैं कि ये मुलजम इस गुनाह में मुलव्वस है। कुछ दिन के रिमांड के बाद भी जो अदालत है वो उसको डिस्चार्ज कर सकती है। वो डिस्चार्ज करने की उनके पास पावर है मजिस्ट्रेट के पास, जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर वो कॉग्निजेंस एंटी टेररिस्ट कोर्ट की होगी तो वो उसी कोर्ट में रिमांड के लिए पेश करेगी पुलिस। अगर उसकी कॉग्निजेंस एंटी करप्शन कोर्ट के पास होगी तो एंटी करप्शन कोर्ट में ही उस मुलजम को पेश किया जाएगा रिमांड के लिए, और वही वही जो अदालत होगी वो उसको रिलीज कर सकती है। ठीक हो गया जी, ये 63 की पावर है। वर्बली भी इसको जो है वो जो प्रैक्टिकली यही चाला है कि वर्बली कोर्ट को जो है वो असिस्टेंस करते हैं उनके वकील मुलजिम के, और कोर्ट ये अगर उसको उस पर एग्री हो जाती है, मुतमिन हो जाती है कि ये ग्राउंडलेस बेसलेस केस है, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती है। अच्छा जी, होता क्या है, और अगर फॉर एग्जांपल उसमें जो है एप्लीकेशन देनी हो तो वो 63 के तहत वही जो पावर है 63 की पावर के तहत एप्लीकेशन कोर्ट को देगी कि इसको डिस्चार्ज किया जाए, वो जी रिजेक्ट कर दी जाती है। उसके खिलाफ सेशन के पास रिवीजन हो सकती है, लेकिन ये होती नहीं है। मोस्टली प्रैक्टिकली वर्बली मैंने कभी नहीं देखा कि इसकी रिवीजन सेशन जज के पास गई हो। 439 सीआरपीसी के तहत सेशन जज के पास उस डिस्चार्ज के रिजेक्ट होने पर कोर्ट जो है सेशन कोर्ट देखती है, अगर वो चाहे तो सेशन कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है। या फिर आपने 561A के तहत हाई कोर्ट के पास जो इनहेरिटेंस पावर है, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की पावर है, तो वहां पर भी कोर्ट जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकती है, एफआईआर क्वेस्ट कर सकती है। अच्छा जी, ये इसमें गाइडलाइन जो है डिस्चार्ज की एक साइटेशन है 2001 पीएलडी 271 पेज है, इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं डिस्चार्ज के हवाले से। और इसके साथ साथ 2008 वाईएलआर पेज 1669 जो है वो भी बेसलेस और ग्राउंडलेस की जो फैक्ट्स होते हैं उसमें लिखने होते हैं, वो रीजंस लिखनी होती हैं कि क्यों हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें भी ये गाइडलाइंस जो है वो आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, एक है पीएलडी लाहौर 271 पेज 271 है, नॉट कैंसिलेशन ऑफ केस आइदर ट्रायबल सेशन ऑफ स्पेशल इफ मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस बाय मजिस्ट्रेट। मतलब वही कोर्ट इसका जो है वो उसके पास रिमांड के लिए पुलिस जिसके पास जाती है, जिसके पास कॉग्निजेंस होगा वही डिस्चार्ज कर सकता है। और ये अगर कल को उस बंदे के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है, कोई मजबूत एविडेंस आ जाती है उस जुर्म के हवाले से, तो उस पर जो है वो पुलिस जो है वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट उस बंदे को दोबारा अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है, या फिर जब 173 सब सेक्शन 3 के तहत जो चलान कोर्ट में आएगा, कोर्ट देखेगी कि नहीं इसमें तो एविडेंस जो है ऐसी मौजूद है कि इसका ट्रायल किया जा सकता है, और उस वक्त सफर मिसल पर कोई मजबूत एविडेंस मौजूद है, तो कोर्ट जो है वो उसको समन कर सकती है और वो तमाम दोबारा से शुरू से तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन और जो है वो एविडेंस ऑफ कलेक्शन एविडेंस और तमाम जो चीजें हैं वो दोबारा से, ये एक आर्जी रिलीफ है, ये बरी नहीं है। अब हमने डिस्कस करना है बरी। बरी क्या होता है? बरी जो करना होता है वो और चीज होती है, वो इक्विटल होती है या कन्विक्शन होती है। कन्विक्शन किसी को सजा कोर्ट दे देती है, वो परमानेंट होती है, या एक्विट कर देती है कोर्ट, बरी कर देती है, तो वो परमानेंट बरी होता है। वो कोर्ट दोबारा उसको उस जुर्म में वो सजा नहीं दे सकती किसी भी सूरत। अच्छा जी, वो कौन कौन सी ग्राउंड है? 249 के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन 249 से पहले एक सेक्शन आता है 245। 245 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 242 रिकॉर्ड एविडेंस 244 अक्यूज्ड इनोसेंट नॉट गिल्टी 265H अगर सेशन के पास होगा। इसमें जी आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज 245 ये कहता है मुलजिम को कब कोर्ट करेगी रिलीज 245 सेक्शन के तहत आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। कोर्ट जो है मुलजिम को अगर समझती है कि ये जो एविडेंस मेरे पास मौजूद है
इसके मुताबिक इसको सजा नहीं होगी तो वो उसको कोर्ट बरी कर सकती है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं 249A, जो हम अक्सर जो है वो देखते हैं कि ये अक्सर एप्लीकेशंस दी जाती हैं। अगर वो मजिस्ट्रेट के पास हो तो 249A की होती है, अगर वो सेशन के पास हो तो 265K की एप्लीकेशन सेशन के पास दी जाती है कि एविडेंस ऐसी मौजूद नहीं है, वो इसको जो है वो बरी किया जाए। अच्छा, उसमें ये था कि ये दो चीजें जो है वो मस्ट कर दी गई कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, फिर वो कोर्ट अगर देखती है कि ये गिल्टी नहीं है तो कोर्ट उसको छोड़ सकती है, मुलजिम को बरी कर सकती है और ये परमानेंट बरी होगा। 249 में ये किसी भी स्टेज पर दी जा सकती है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या आफ्टर बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। किसी भी वक्त किसी भी स्टेज पर यह एप्लीकेशन दी जा सकती है कि सफा मिसल पर ऐसी शहादत मौजूद नहीं है कि मुल्ज़िम को सजा हो सकेगी कल को, तो अदालत उस पे एप्लीकेशन पे अगर वो एप्लीकेशन मंजूर कर देती है तो फिर वो बरी हो जाएगा और वो परमानेंट बरी होगा। ये हो गया जी दूसरी किस्म बरी होने की। एक तीसरी भी किस्म है बरी होने की, वो है जी 247 सेक्शन जो है ये कहता है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो एब्सेंट हो गया कोर्ट से, तो फिर जो है कोर्ट अगर तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है और स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस है, तो फिर वो, और जो कंप्लेनेंट है मुद्दई है वो एब्सेंट हो गया है उस केस से, तो फिर वो जो है मजिस्ट्रेट जो होगा या सेशन कोर्ट जो होगी वो उस केस को स्टेट को मुद्दई बना देगी अगर नॉन कंपाउंडेबल है, स्टेट ऑफेंस है। अगर स्टेट ऑफेंस नहीं है, पर्सनल ऑफेंस है, तो फिर कोर्ट उसको बरी कर सकती है। ये 247, ये आपने पहले नहीं सुना होगा सेक्शन। 248 है, वो है कि विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई बंदा जो है वो वापस ले लेता है कंप्लेंट को, और PLJ 1998 लाहौर पेज 907 है, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है कि कोर्ट उसको छोड़े या ना छोड़े। जब वो कोई बंदा विड्रॉ कंप्लेंट करेगा तो कोर्ट जो है वो अगर चाहे तो उसको बरी कर सकती है, अगर चाहे तो नहीं कर सकती, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। और ये दो सेक्शन जो है ये कंप्लेंट केसेस में जो हम इस्तगासा दायर करते हैं सेक्शन 200 के तहत, उसमें ये दो सेक्शन अप्लाई होते हैं। और पिछले दो सेक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं 245 और 249A और 265K, ये जो है इस पर लाई करते हैं मजिस्ट्रेट के पास जब FIR होती है। तो ये था एक्विटल, बरी कब होता है बंदा, और बंदा जो है डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो वो किस हद तक रिलीफ तस्वर किया जाएगा। डिस्चार्ज नो डाउट एक हद तक उसको कहा जा सकता है कि ये बंदा बरी हो गया है। आप कानून की जुबान से हट कर कोई बंदा अगर कहना चाहे तो ये लफ्ज कह सकता है, लेकिन कानून की नजर में वो एक ऐसी उसको रिलीफ दिया गया है जो कि टेम्परेरी रिलीफ है। और किसी भी वक्त अगर उसके खिलाफ ऐसी एविडेंस आ जाती है कि उस एविडेंस की बिना पर उसको सजा हो सकती है, तो फिर वो एप्लीकेशन जो होगी, फिर वो जो डिस्चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट पुलिस उसको दोबारा अरेस्ट कर सकती है और उसका चालान जो बनाकर दोबारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में उसका दोबारा ट्रायल शुरू हो जाएगा। और ये मामला था जो डिस्चार्ज का है, जो परवेज लाई केस में हुआ और यास्मीन राशिद साहबा के केस में हुआ। ये बहुत बड़ा रिलीफ तस्वर किया जाता है। एक हद तक हम भी यही समझते हैं कि ये जो डिस्चार्ज कर दिया गया है ये जो है अब बरी ही होगा। और मोस्टली मैंने नहीं देखा अपनी प्रैक्टिस कोर्ट में कि दोबारा से कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, लेकिन जो कि एक सियासी मुकदमात हैं इसमें कुछ भी हो सकता है। कोई भी एविडेंस, जिस तरह से एक और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट की फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने देखी, जिसमें कहा गया कि ये देखें जी ये इसमें एविडेंस मौजूद है कि यास्मीन राशिद साहबा इसमें इन्वॉल्व है फलान, और ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये सियासी जो मामलात हैं, सियासी मुकदमात हैं, सियासी गिरफ्तारियां हैं, ये तमाम चीजें, नजरबंदियां, जो अदालतों के जो अहकामात हैं उनको हवा में उड़ाया जा रहा है। एक अदालत छोड़ती है, जब जेल से बंदा बाहर आता है दोबारा पुलिस फिर अरेस्ट कर लेती है, फिर उसको डिटेंशन कर देती है। तो ये तो इस वक्त जो है दो सूबों में तो वैसे ही इलीगल गवर्नमेंट मौजूद है जो कि आइन की खिलाफ वर्जी, आइन तोड़ दिया गया है, और दूसरी जो बाकी हुकूमतें हैं वो भी आपके नॉलेज में है, वफाकी हुकूमत भी आपके नॉलेज में है कि वो किस तरह बनी और क्या जो है उसके खद्दो खाल है।
किस तरह जो है एक जमात को कुचला जा रहा है और एक जमात को जो है बाकी दूसरी जमातों को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। इवन के जो है ये बहुत सारे केसेस में, लेकिन जो अदालतें हैं वो अपनी मर्जी करती हैं। अदालत अगर ये समझती है कि ये डिस्चार्ज वाला केस है तो अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, और अदालत डिस्चार्ज कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये इसमें गलत डिस्चार्ज किया है तो बजाय आप इसके कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि इलीगल गवर्नमेंट है वो एक जो है बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की जाती है निगरान वजीर की तरफ से पंजाब के, और वो सोशल मीडिया के कुछ जो है वो स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं। देखें जी ये इस जज का तो फलां से जो है पीटीआई की जमात से ताल्लुक है और इसकी हमदर्दियां हैं। तो जनाब का पेज अगर देखा जाए तो वो नून लीग की हमदर्दियों के साथ भरा पड़ा है एफिलिएशन, और वो पेज जो है जज साहब ने उसके बारे में अपनी क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने ना कभी सोशल मीडिया यूज किया ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। तो इस तरह जो है ये डिस्चार्ज था और ये इक्विटल था। डिस्चार्ज जो है ये आर्जी रिलीफ भी हो सकता है, परमानेंट रिलीफ भी हो सकता है। आर्जी तौर पर बरी कह लें वो भी हो सकता है, लेकिन जो सियासी हालात में उसको कुछ भी उसको में दोबारा हो सकता है। लेकिन जो इक्विटल होगी वो प्रॉपर इक्विटल होगी, उसमें दोबारा जो है उस ऑफेंस में दोबारा सजा नहीं हो सकती। ये आज का हमारा टॉपिक था, तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एक लीगल नॉलेज